मतदाता जागरण अभियान पर निकले बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी महाराज देश की आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी में अपना कार्यक्रम संपन्न करने के पश्चात पहुंचे प्रयागराज। लेकिन इससे पूर्व संत रविदास नगर जिले के गोपीगंज में मतदाता जागरण अभियान के तहत स्वामी जी महाराज ने लोगों को संबोधित किया। कोई भी राष्ट्र ऊंचे आदर्शों पर चलता है, आस्था और विश्वासों पर चलता है। भारत की आस्था और विश्वास के सबसे बड़े केंद्र भगवान शिव, मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, और योग के क्षेत्र की बात की जाए तो गुरु गोरखनाथ। सभी का जन्म उत्तर प्रदेश की इस पावनी माटी में हुआ है और सृष्टि के आदिकाल से लेकर के अब तक जब भी देश में कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है तो उसमें उत्तर प्रदेश ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। भारतीय राजनीति का पुनर्जन्म होने का बीज आरोपण हो चुका है और इस परिवर्तन की प्रक्रिया में ये 2012 का विधानसभा चुनाव एक बहुत बड़ी आधारशिला का काम करेगा। भारतीय राजनीति की दशा और दिशा को निर्धारित करने में बहुत बड़ी भूमिका है 2012 के विधानसभा चुनाव की। मतदाताओं के मन में बहुत से असामंजस्य है, वोट किसको करें। हमने एक आह्वान तो यह किया कि जो देश की लूट के लिए गुनहगार और जिम्मेदारों में से एक भी व्यक्ति विधानसभाओं और लोकसभाओं में चुन करके नहीं पहुंचा। अब कोई बड़े गुनहगार हैं, कोई छोटे हैं। घर में भी हम इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, हमारे धर्म, अध्यात्म और हमारे इतिहास में भी इस प्रक्रिया को अपनाया गया। कृष्ण नीति यही कहती है कि जो उपलब्ध हैं उनमें से जो बड़े मगरमच्छ हैं, जो बड़े गुनहगार हैं इस देश की लूट के लिए, इस देश में जिन्होंने डाका डाला है, कि जिनकी नीयत और नीतियों में खोट है, उनको आखिर वोट क्यों दें। और इस देश से जो प्यार करते हैं, जो करोड़ों लोग मेरे प्रति विश्वास रखते हैं, उन सबसे मैं एक आह्वान करूंगा, एक पार्टी को छोड़कर के बाकी में से जो उपलब्ध है उनमें से जिसका भी चरित्र अच्छा हो उसको वोट दें। और उस एक पार्टी का क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमने काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों को लेकर के सभी पार्टियों को पत्र लिखा। भारतीय जनता पार्टी, सपा और बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इनके सभी प्रत्याशियों ने और सपा और भाजपा के तो नेतृत्व ने भी पत्र भी लिख करके और हमसे फोन पर भी बात करके इन सभी मुद्दों के ऊपर अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की। लेकिन एक पार्टी वो इस देश को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। यदि भारत में भ्रष्टाचार ना होता और ये काला धन जमा ना होता तो आज भारत विश्व की महाशक्ति होता। आज भारत चौथे नंबर पर है इस काले धन और भ्रष्टाचार के कारण से। और आज भी यदि काला धन वापस आता है तो एक एक परिवार को कम से कम 20 से 25 लाख रुपए मिलेंगे। ये लॉलीपॉप देकर के हमारा वोट लेना चाहते हैं। काला धन वापस आने पर औसत एक परिवार को 20 से 25 लाख रुपए मिलेंगे और भ्रष्टाचार मिटने पर बजट का कम से कम 80 से 90% धन विकास में खर्च होगा। अब तो बजट का 10 से 20% धन ही विकास में खर्च होता है, 80 से 90% तो बेईमान लोग जिम जाते, खा जाते, लूट लेते हैं। इस देश में महंगाई जो हुई है भाव से नहीं, वस्तुओं की अनुपलब्धता से नहीं, वो पदार्थों की ज्यादा कीमत से नहीं,
बल्कि केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण से देश में महंगाई हुई है। जो गैस महंगी है, चाहे पेट्रोल महंगा है, या खाने पीने की चीजें महंगी है। खाने पीने की चीजों का भाव नहीं है। देश में गैस की कमी नहीं है। गैस तो 80 से 90% अपने देश में ही निकलता है। वो सिलेंडर जो आज 400 रुपए के आसपास मिल रहा है, वो 200 रुपए के आसपास सिलेंडर मिल सकता है। उसको तो सरकार ने जानबूझ करके महंगा किया हुआ। तो महंगाई है नहीं, महंगाई केंद्र सरकार ने पैदा की है देश के आम लोगों को, साधारण लोगों को, गरीब लोगों को लूटने के लिए। गरीब लोगों को महंगाई बढ़ा करके लूटा जाता है और समर्थ लोगों को ज्यादा टैक्स लगा करके लूटा जाता है। दोनों हाथों से लूट रही है गरीब और अमीर दोनों को। और यदि हम बात भ्रष्टाचार की करें, नेताओं के रोज बयान आते हैं, ये खा गया, वो खा गया। पूरा हिंदुस्तान जिन्होंने लूट लिया, वो उत्तर प्रदेश को क्या देंगे, यह हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। और अब तो बाबा रामदेव का यह देश की जनता का आरोप नहीं है, जन आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति और संगठनों का यह आरोप नहीं है। अब तो देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले से यह सत्यापित प्रमाणित हो चुका है कि केंद्र सरकार ने 2G स्कैम किया। 1,76,000 करोड़ का घोटाला न किया होता तो 122 लाइसेंस रद्द ही नहीं होते। लोगों ने आज हेडलाइन बनाई कि एक बड़े केंद्रीय मंत्री वो जेल जाने से बच गए। अरे पूरी सरकार कटघरे में खड़ी है, अब एक केंद्रीय मंत्री की बात कर रहे हो। ये बोफोर्स घोटाले से लेकर के और 2G स्कैम तक इस देश में 90% लूट के लिए जिस पार्टी का 55 वर्षों से लगभग राज रहा, वो जिम्मेदार है। पहले बड़ी लूट के लिए जो गुनहगार हैं उसको हम उसका बहिष्कार करें। जूते थप्पड़ चप्पल मार करके उनके प्रहार से अब बात नहीं बनने वाली। अब तो वोट के प्रहार से, वोट की चोट से इस लोकतंत्र के खोट को दूर करना पड़ेगा। तो सब लोग मतदान करने के लिए बाहर निकले। ये अच्छी बात है कि जब भी किसी जन आंदोलन के लिए लोगों का आह्वान किया जाता है तो लोग सड़कों पर निकलते हैं। उससे हम खाली पाप अन्याय का विरोध कर सकते हैं, परिवर्तन तो आएगा वोट करने से। जब मैं एक सन्यासी और योगी होकर के वोट करता हूं, और मैं वोट करके आया हूं उत्तराखंड में, तो सब लोग अपने घरों से वोट करने के लिए निकले। जैसे अभी तक करीब 80% वोटिंग रही है एवरेज 3 स्टेट्स में, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड में। तो यहां उत्तर प्रदेश में मुझे उम्मीद है कि 80 से 90% के बीच में वोटिंग होनी चाहिए। उससे बड़ा परिणाम सामने आएगा। विदेशों में जमा काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति की घोषणा क्यों नहीं करते और उसको वापस लाने के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एक प्रोविजन करके जनरल पर्पज एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करते? आखिर लोकपाल की नियुक्ति और निष्कासन की एक निष्पक्ष प्रक्रिया उन्होंने क्यों नहीं अपनाई? आखिर सीबीआई का एंटी करप्शन विंग को लोकपाल के अधीन करने से उनको आपत्ति क्या है? तो इसलिए उनसे पूरा उत्तर प्रदेश प्रश्न पूछ रहा है कि हमको काला धन दे दीजिए इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। तो आप, क्योंकि आर्थिक नीतियां राज्य सरकारें नहीं बनाती, लोकपाल जो है कोई राज्य सरकार नहीं बना सकती, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति को राज्य सरकार घोषित नहीं कर सकती, इसलिए सारा अधिकार केंद्र सरकार के पास है। तब आज जो नहीं कर रहे वो कल को क्या करेंगे? इसलिए उनकी खाली नियत और नीतियों पर ही शक नहीं, अब तो ये प्रमाणित हो चुका है कि वो इस पूरे हिंदुस्तान को अपनी जागीर समझते हैं, अपनी बपोती मानते हैं और ये सोचते हैं कि जैसे हम चाहेंगे ऐसे हिंदुस्तान को लूटते रहेंगे। सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला घोट करके रख दिया गया, संविधान की हत्या कर दी गई। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कदम कदम पर इन्होंने कायदे कानून नियमों का उल्लंघन किया, जीरो लॉस की बात कहकर के इस देश को भ्रमित किया। और यदि किसी ने भी भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ आवाज उठाई, उसको सताने और मिटाने में लग गए और काले धन वालों को, भ्रष्टाचार वालों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ऐसे गुनहगार लोगों को अब लोग वोट नहीं करेंगे, क्योंकि जिस दिन वो वोट करने के लिए जाते हैं, जैसे वो ईवीएम मशीन के सामने खड़े होते हैं तो उनके भीतर से पुकार आती है, मुझे पाप का साथ नहीं देना, मुझे पापियों का साथ नहीं देना। उसकी आत्मा उसका अंदर से पुकारती है
फिर भी जो उस पार्टी को छोड़ करके बाकी जो उपलब्ध हैं उसमें से उसकी जहां पर भी निगाह जाए उनमें से किसी को भी चुन ले, हमारी शुभकामनाएं। तब आप ये मानते हैं कि एक पार्टी के अलावा बाकी सारी पार्टियां एकदम पाक साफ हैं? एक पार्टी के अलावा बाकी सब पार्टियों ने हमारे मुद्दों के ऊपर सहमति व्यक्त की है और उनमें सुधरने की संभावना है। एक में सुधरने की संभावना ही नहीं। जैसे हमारे घर में कोई बच्चा मर्डर कर देता है, जब बच्चा बेकाबू हो जाता है तो माँ बाप थाने में जाकर के FIR दर्ज कराते हैं कि बोल भाई आज से इस बच्चे से हमारा कोई संबंध नहीं। तो आज से पूरे हिंदुस्तान के लोग व्रत ले लें कि आज के बाद हमारा इस पार्टी से कोई संबंध नहीं, बाकी जो हमारे घर के दूसरे बच्चे उनको हम समझा लेंगे, क्योंकि गलतियां तो घर में करते ही है ना। सामान्य सदस्य भी गलतियां कर देते हैं, लेकिन जो बड़े बिगड़ैल होते हैं तो ये बिगड़ैल पार्टी है, ये सुधरने वाली नहीं। देखो, हम अभी कोई राजनीतिक विकल्प तो उपलब्ध नहीं करा रहे, बस इतनी बात कह रहे हैं कि मुद्दों के आधार पर लोग मतदान करें, पर्सनैलिटी को देख करके नहीं, पॉलिसीज और प्योरिटी को देख करके वोट करें। अच्छा, हम बात भदोही की करते हैं। और उत्तर बिहार में आपने देखा, बिहार हमेशा जातिवाद के ऊपर वोट करता रहा और वहां पर भी लोगों ने मुद्दों के आधार पर फिर मतदान किया। तो यहाँ पर भी मुद्दों के आधार पर मतदान की एक स्वस्थ परंपरा शुरू होनी चाहिए। इसलिए पूरे प्रदेश में अभी हमने भगवान शिव की नगरी से यात्रा शुरू की है और 26 फरवरी तक हमारा अभियान जारी रहेगा। लखनऊ में लाखों लोगों की बड़ी सभा कर रहे हैं, उसके अलावा बबेरू में और मैनपुरी में भी बड़ी सभाएं होंगी और जगह जगह जाकर के हम फिर से एक बार लोगों को जो है याद दिला रहे हैं, कहीं भूल नहीं। इस देश को देश का अधिकार दे दो, भ्रष्टाचार मिटा दो, काला धन देश को दे दो, फिर आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए इन बातों में भी फिर और उलझ जाएगी। आरक्षण की जहां नींव डली थी उस समय जिन लोगों के आरक्षण दिया गया वो आवश्यक था, क्योंकि बहुत पिछड़े हुए लोग थे, बहुत उपेक्षित लोग थे जिनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब उसमें जो आरक्षण का आज लाभ मिल रहा है वो किन लोगों को मिल रहा है, वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए या जिन जातियों को भी दिया जा रहा है उन जातियों में भी किन लोगों को मिलना चाहिए, क्रीमी लेयर में कौन आता है कौन नहीं आता, उसका फायदा वास्तव में कौन उठाते, बहुत से प्रश्न हैं। इसलिए मैं कहता हूं इतने इंस्टीट्यूट बना दो और इतने नौकरियों का अवसर पैदा कर दो कि हमें भारत वालों को तो हम नौकरी और शिक्षा दे पाए, बाहर वालों को भी दे पाए। प्रयागराज में चल रहे अविच्छिन्न गंगा सेवा तपस्या अनुष्ठान में युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी ने तपस्वी संतों का आशीर्वाद लिया तथा गंगा रक्षा में लगे संतों को अपनी शुभकामना दी। ऐसे तो ज्ञान स्वरूप पहले ही थे, अब ज्ञान स्वरूप के साथ में आप सानंद हो गए हैं और अपना जो आपका संकल्प था कि हमारी भारतीय संस्कृति का जो गौरव है और हमारी भारतीय संस्कृति की जो प्राण है गंगा मैया, और मात्र हमारे लिए नदी नहीं, वह एक जीवंत माँ की तरह है हमारी। और यह मात्र एक विज्ञान का ही प्रश्न है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी जल, जंगल, जमीन और वायु का दूषित होना वह मानवीय सभ्यता के लिए बड़ा खतरा है, लेकिन हम इसको मात्र एक नदी नहीं माँ मानते हैं और मानते ही नहीं, उसकी हम पूजा करते हैं और उसके लिए हम जीते हैं और उसके लिए प्राण का उत्सर्ग करना पड़े तो भी हम तैयार हैं। उसके लिए प्रथम तपस्वी के रूप में आपने संकल्प लिया है। मुझे लगता है आपके जो है प्राणों की तो रक्षा गंगा मैया करेगी और गंगा मैया के लिए आपने जब इतना बड़ा ऊंचा संकल्प लिया है तो निश्चित रूप से, क्योंकि जब कोई रास्ता शेष नहीं रहा है और सरकारें असंवेदनशील हो गई हैं और जो नीतिगत बातों के ऊपर वो एकदम क्या कहते हैं गहरी निद्रा में सोई हुई हैं, उसको जगाने के लिए आपने जो रास्ता चुना है तपस्या का, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं हृदय से आपके लिए। और पूज्य श्रद्धेय वंदनीय जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के आशीर्वाद से और हमारे बड़े भाई आप भी मेरे वरिष्ठ हैं, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं तो प्रतिपल आपके साथ में हूँ और अब मैं आपके साथ थोड़ी देर तो बैठ जाऊँ या आइए ना, बड़ा सौभाग्य क्या। और पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से और हमारे मन का बड़े भाई हमारे अग्रज और जिनके ऊपर हमें बहुत आशाएं हैं
और उनके मार्गदर्शन में यह जो गंगा की निर्मलता के लिए अभियान और आंदोलन शुरू हुआ है तपस्या का, पूज्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी जब लगे तो इसको मुक्त कर ही लेंगे। केवल भारत की शंकराचार्य परंपरा ही वहां से नहीं जुड़ी हुई है, हमारे पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज जी के साथ साथ पूज्य अविमुक्तेश्वरानंद जी जब साथ में आ गए ना, तो जहाँ युवा शक्ति भी जुड़ जाती है। एक तरफ आप ज्ञान वृद्ध है, वयो वृद्ध है, अनुभव वृद्ध है, और एक तरफ युवा शक्ति, तो एक अच्छा संगम हुआ है। और ये वैसे भी त्रिवेणी संगम है, प्रयागराज है, तो हम तो दोनों के बीच में हम भी मिल गए हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टयः आपो भवन्तु प्रीतये शय्यो अभिश्रवन्तु नः। ॐ यो वः शिवस्तमो। महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम। बोलिए भारत माता की, गौ माता की, गंगा मैया की, गंगा यमुना सरस्वती मैया की। हमारी ऋषि परंपरा में हमारे महापुरुषों ने वेद की ऋचाओं में उद्घोष किया, हमारे ऋषियों ने, भद्रम इच्छन्त ऋषयाः सर्वविदाः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जातम तदस्मै देवा अभिसम नमन्ति। जब जब राष्ट्र को किसी बड़े परिवर्तन के दौर से गुजरना पड़ा, राष्ट्र को ओज और तेज की आवश्यकता पड़ी, तब हमारे ऋषि मुनियों महापुरुषों ने भद्रम इच्छन्त ऋषयः, लोक कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, भद्रम इच्छन्त ऋषयः स्वर्गत तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे, तप और दीक्षा का मार्ग चुना। आज गंगा मैया पर संकट है और गंगा को इतना प्रदूषित कर दिया गया है, जगह जगह से गंगा जल के जब सैंपल लिए गए तब उसमें पाया गया कि सामान्य जो जल होता है उसकी अपेक्षा हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों गुना ज्यादा उसके अंदर गंदगी घुस गई। प्रतिदिन 1% गंदगी, 2%। आज एडल्ट्रेशन, मिलावट, गंदगी, ये बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। लेकिन गंगा मैया तो इतनी मैली हो गई है कि उसमें कई जगह तो गंगा जल 1% रह गया है, उसमें 99% मलमूत्र के अवशेष शेष रह गए। ऐसी परिस्थितियों में परम श्रद्धेय वंदनीय हमारी भारतीय संन्यास परंपरा के गौरव और आदि गुरु शंकराचार्य जी की उस शंकराचार्य परंपरा को जिन्होंने गौरवान्वित किया है और देश धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए ऐतिहासिक उनकी भूमिका रही है सदा से, ऐसे हमारे पूज्य श्रद्धेय वंदनीय जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी के मंगल आशीष से उन्हीं के पट शिष्य और हमारे युवा सन्यासियों के लिए एक ऊंचे आदर्श, जो ज्ञान में, तप में वरिष्ठ है, ऐसे हमारे श्रद्धेय वंदनीय अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी के मार्गदर्शन में यह जो अविच्छिन्न गंगा सेवा तपस्या का क्रम चला है और इसमें पहले तपस्वी के रूप में आदरणीय श्री जेडी अग्रवाल जी के नाम से, जिनको हम
जानते थे और गंगा की रक्षा के लिए लंबे अरसे से वो संघर्ष कर रहे थे, तपस्या भी कर रहे थे। अब उन्होंने अंतिम विकल्प के रूप में कि अब मेरा ये जीवन और जीवन का एक एक पल वो गंगा के लिए समर्पित है और इस तपस्या में प्रबंध तपस्वी के रूप में यदि गंगा की इस रक्षा है तो मेरे प्राण भी उत्सर्ग हो जाते हैं, तो मेरा ये जीवन का सौभाग्य होगा। ऐसा ऊंचा संकल्प लेकर के जो पिछले दिनों संन्यास दीक्षा में भी दीक्षित हो गए हैं, ऐसे ज्ञान स्वरूप आनंद जी महाराज जी के रूप में हमारे जेडी अग्रवाल साहब जो तपस्या कर रहे हैं। और यह तप का क्रम गंगा सागर से शुरू हुआ, अब प्रयागराज इलाहाबाद में, इसके बाद हरिद्वार में और फिर बनारस में ये तपस्या का क्रम चलने वाला है। और जब कोई पाप अधर्म अन्याय शोषण बहुत बढ़ जाता है तो दो ही रास्ते बच जाते हैं, एक तो आंदोलन का जिसमें बहुत संघर्ष होता है और दूसरा तप का। तो पूज्य महाराष्ट्र ने इसमें तपस्या को चुना है और ये सबसे श्रेष्ठ और सात्विक मार्ग है। और जैसे मैंने पहले ही कहा, हमारे लिए तो सबसे बड़ा प्रमाण वेद है और वेद कहता है जब जब ऐसा कोई संस्कृति पर संकट आए तो भद्रम क्षमता सर्वदा तपो दीक्षाम उपनिषद दूर करे, तप ही श्रेष्ठ मार्ग है। तपशब्दे उपसंति अरण्य शांता विद्वांसा भक्षचर्यम चरंता, तप का मार्ग चुना है और इस तप का परिणाम जरूर मिलेगा और हमारी गंगा मैया बचेगी। गंगा मात्र एक नदी नहीं है, वह हमारे लिए एक जीवंत माँ है। ये सारा ब्रह्मांड ही उस ब्रह्म का सगुण साकार जीवंत स्वरूप है और इसमें यह पुण्य शलीला माँ भागीरथी गंगा, उसके ऊपर जब संकट आ गया, जो गंगा पतित पावनी और सबका उद्धार करने वाली है, आखिर उसके उद्धार करने के लिए हमको सोचना पड़े। चारों तरफ कुछ ऐसा ही संकट का दौर चल रहा है। भारत को भी हम मात्र एक जल जमीन मिट्टी या कोई देश प्रदेश विशेष नहीं, उसको हम माँ कहते हैं। तो माँ के ऊपर भी संकट है, भारत माता के साथ साथ गंगा माता के ऊपर संकट है, गौ माता पर संकट है। एक एक करके इन संकटों से अपनी मातृभूमि को बचाना है, गंगा मैया को बचाना है और उसके लिए मुझे महाराष्ट्र के मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में जो संघर्ष चल रहा है, मैं क्योंकि अभी तो महाराष्ट्र का आदेश हुआ, मैं राह में ही था, लगभग 5-10 मिनट हुए होंगे और महाराष्ट्र ने कहा कि आप भाई इधर से जा रहे हो तो यहाँ होकर के जाओ। मैंने कहा ये तो मेरा सौभाग्य होगा, तो मैंने उसमें बिना कुछ विचार किए तुरंत यहाँ उपस्थित हुआ। मात्र कुछ पल प्रतीकात्मक रूप से तपस्या में सम्मिलित होने के लिए नहीं, पूरे प्राणार्पण से हम स्वयं इसमें अभियान में साथ में है। और जो है आज तो मैं अचानक आया हूँ, जब हरिद्वार में ये तपस्या पहुंचेगी तो मैं स्वयं अधिक समय भी इसमें सम्मिलित रहूंगा, क्योंकि अनेक दायित्व है, अन्यथा मैं भी एक तपस्वी के रूप में महाराज जी के साथ सम्मिलित हो जाता। लेकिन यदि ऐसी आवश्यकता पड़ेगी कि बलिदानों के बाद भी अब कुछ रास्ता शेष नहीं रहा है, तो महाराज जी उस तपस्वियों की श्रृंखला में खाली हमारे जेडी अग्रवाल साहब, ज्ञान स्वरूप आनंद जी महाराज जी नहीं, स्वामी अवित मुक्तेश्वर जी के साथ साथ एक नाम मेरा भी लिख लीजिए। और आपका जब जब आह्वान होगा और जब जब आप मुझे याद करेंगे, आपका अनुज आपके हर पल साथ में खड़ा मिलेगा। मेरा बहुत बहुत आपको प्रणाम है। हम सब साथ में मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। प्रयागराज में जो तपस्या मकर संक्रांति से चल रही है गंगा जी के किनारे, उस तपस्या में सम्मिलित होने के लिए स्वामी रामदेव जी जो हमारे अधीन हृदय हैं वे आए हैं और यहाँ आकर के उन्होंने कुछ पलों की प्रतीक तपस्या की है। और इतना ही नहीं, अभी अपने उद्बोधन में उन्होंने जो ये कहा कि अगर त्याग और बलिदान उत्सर्ग के लिए कोई श्रृंखला है तो अगला नाम मेरा होना चाहिए। निश्चित रूप से अपनी माता के प्रति समर्पित
किसी भी बेटे का यही उद्गार ऐसे अवसर पर हो सकता है। यह उद्गार स्वामी रामदेव जी ने अभी यहाँ पर व्यक्त किया। हम संक्षेप में ही ये कहना चाहेंगे स्वामी रामदेव जी का इस तपस्थली पर स्वागत करते हुए कि स्वामी जी, हम लोग इस तपस्या में सहज ही नहीं आए, बल्कि बहुत प्रयास किया। जो जो अधिकारी हो सकते थे सबके पास हम गए। यहाँ तक कि देश का सबसे बड़ा अधिकारी प्रधानमंत्री होता है, उसके पास भी गए। हमारे गुरु जी महाराज ज्योतिषपीठ हरिद्वार का शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज स्वयं प्रधानमंत्री के पास गए और उन्होंने जाकर कहा कि भाई गंगा का काम करो। प्रधानमंत्री ने भी कहा, लेकिन 3 साल से ज्यादा का समय बीत गया, काम तो कुछ गंगा माता का हुआ नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को सोचना पड़ता है कि अब कौन सा बड़ा अधिकारी रहा जिसके पास जाकर के हम अपनी बात कहें। प्रधानमंत्री के बाद तो कोई रहता नहीं। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति महोदया हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि उनको भी जाकर के कम से कम कहते हुए हरिद्वार जाएंगे, रास्ते में उनसे भी मिलना चाहते हैं। लेकिन जब इसीलिए कहा कि मिला नहीं जब समाधान गांगेय समस्या का, अभियान हमने अपनाया तब मार्ग तपस्या का। हमने तपस्या का मार्ग अंतिम अस्त्र के रूप में अपनाया और अंतिम प्रयास ये हम लोगों का गंगा जी के लिए हो रहा है। ये प्रसन्नता की बात है कि प्रथम 5 तपस्वियों ने संकल्प लिया है, जिसमें से स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद जी, जो इस देश के बहुत बड़े ख्यातनामा पर्यावरणविद रहे हैं, देश को बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं, ऐसे व्यक्तित्व आज यहाँ पर गंगा जी के किनारे गंगा जी की शिथिल पड़ चुकी धारा को, मलिन हो चुकी धारा को देखते हुए बहुत ही करुणाल हृदय से परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं तपस्या पर बैठे हुए कि हे प्रभु, आप कृपा कीजिए और हमारी माता को आप उबार लीजिए। बात यह है कि जब किसी की माँ बीमार पड़ती है तो वो डॉक्टर को बुलाता है, दवाई भी दौड़ करके ले आता है, अस्पताल में भी भर्ती करता है, लेकिन जब सब जगह से जवाब मिलने लगता है तो क्या करता है? अनुष्ठान, पूजा, प्रार्थना, तपस्या, यही तो करता है। तो आज कहीं न कहीं माता गंगा के लिए हम बेटे यही कर रहे हैं। और पराम्बा आदिशक्ति, उनको तो वेदों में कहा ही गया है, अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम चुकुतसी प्रथमा यज्ञा नाम। तो वहाँ पर संगमनी भी कहा गया है। तो माता ही 2 बेटों को आपस में मिलाती है, अन्यथा हमारे और किसी और दूसरे भाई के बीच में संबंध ही क्या है? एक ही संबंध होता है, माता का संबंध। तो आज यहाँ पर स्वामी रामदेव जी गंगा माता के संबंध से हम लोगों के पास आकर के बैठे हैं और हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं जैसे एक सहोदर भाई हमारे पास में आकर के बैठा हो और माता गंगा की उसी तरह से चिंता कर रहा हो जैसा किसी भी बेटे को अपनी माता के लिए करनी चाहिए। हम निश्चित रूप से आपका इस परिसर में स्वागत कर रहे हैं। और आपने जो ये कहा कि बलिदान के लिए जो सूची है उसमें मेरा भी नाम अंकित किया जाए, निश्चित रूप से त्याग और बलिदान की परंपरा वाले इस देश में आपका यह जो वक्तव्य है निश्चित रूप से लोगों के हृदय में जाएगा। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी माँ बीमार है, हमारी माँ बीमार कर दी गई है, हमारी माँ के गले को बांधों का फंदा बना करके घोटा जा रहा है, हमारी माँ के शरीर से नहरों के माध्यम से पूरा का पूरा लगभग 95% से ज्यादा खून चूसा जा रहा है और हमारी माँ उससे भी नहीं मर रही है। तो जहरीला इंजेक्शन नाले के रूप में लगा करके उसके प्राणों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बंद होना चाहिए। हमारी माँ सदा से जगतारिणी रही है, पाप विनाशिनी रही है और उसका वह स्वरूप निकल करके फिर से आना चाहिए। तो परमात्मा कब कैसी प्रेरणा करता है और किस रूप में आकर के हमारे सामने खड़ा होता है और ये कहता है कि पूछो, बोलो क्या चाहते हो, वरम ब्रूहि। और अगर कोई आकर के ये कहेगा कि क्या चाहते हो बोलो, तो हम अपने हृदय की आकांक्षा उसके सामने रखते हैं। वो कैसे पूरा करेगा, क्या करेगा, हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हमारी तपस्या की चूंकि परंपरा रही है, हमारे पूर्वजों ने सारा इतिहास पुराण भरा पड़ा है कि तपस्या की थी और गंगा के संदर्भ में भी तपस्या ही निकल करके आती है। भगीरथ ने तपस्या की थी तब स्वर्ग से धरती पर गंगा आई थी। निश्चित रूप से हमको पूरा विश्वास है कि तपस्या से ही फिर वह अविरल निर्मल भी बनेगी। और आज जो है बहुत सारे भाई स्वामी रामदेव जी के साथ आकर के हम लोगों से मिले हैं, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी शक्ति का यहाँ से निर्माण हुआ है। हम सब एक बार सम्मिलित स्वर में माता गंगा का जय उद्घोष करेंगे। माता गंगा की हर हर महादेव। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी छिन्न सेवा तपस्या अनुष्ठान में गंगा माता की रक्षा का संकल्प लेने के पश्चात प्रयागराज के प्रेस क्लब के आमंत्रण पर योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज ने
उत्तर प्रदेश में अपने अभियान के बारे में बताते हुए कहा, इस वर्तमान युग में जब पार्टी धर्म, गठबंधन धर्मों में कहीं राष्ट्र धर्म विलुप्त होता जा रहा था, उसमें पत्रकारिता धर्म के साथ राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि रख करके हमारे पत्रकार भाइयों ने एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। और जो इस देश में परिवर्तन का दौर चल रहा है, जो जन आंदोलन चलाने वाला कोई भी व्यक्ति हो या संगठन हो, उनको पत्रकारों से बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है। मैं इस बात को प्रामाणिकता से कहता हूं कि जो कार्य मैं सैकड़ों हजारों जन्मों में कर सकता था, उस कार्य को यदि मैं एक जन्म में और पिछले लगभग 2 दशकों में करने में समर्थ हुआ तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के भाइयों की है। तो मैं, आप सबने मुझे भावपूर्ण हृदय से आमंत्रित किया, आपके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। और प्रयागराज में प्रेस का जो समय था, उसमें थोड़ा सा समय गंगा मैया की सेवा के लिए लग गया। बीच में जगत गुरु श्रद्धे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के पट शिष्य पूज्य स्वामी अवमुक्तेश्वर जी महाराज अविच्छिन्न गंगा सेवा तपस्या का क्रम लेकर के चल रहे हैं। और उसमें जेडी अग्रवाल साहब, जो वर्तमान में ज्ञान स्वरूप सानंद स्वामी के नाम से उन्होंने दीक्षा ले ली है संन्यास में, उस गंगा रक्षा के अभियान को अपना समर्थन देने के लिए और कुछ पल उस तपस्या में स्वयं सहभागी होने के लिए मैं वहां गया। क्योंकि वो कार्यक्रम पूज्य स्वामी अवमुक्तेश्वर जी ने मुझे 10 मिनट पहले सूचित किया कि आप यहीं जाकर के वहां आगे जाइए, मुझे बताया कि प्रेस है। गंगा भी हमारी भारतीय संस्कृति का प्राण है, वह हमारे लिए मात्र एक नदी नहीं, वह हमारी मां है। और गंगा के साथ में खाली हमारा एक स्नान का ही रिश्ता नहीं है, मात्र पाप मुक्ति का संकल्प नहीं, भारतीय धर्म दर्शन अध्यात्म और संस्कृति और हमारे ऋषियों का तप उस गंगा के साथ में जुड़ा हुआ है। तो वह पुण्य शलीला है, पुण्य वाहिनी है और धर्म रक्षणी है। उसकी रक्षा के अभियान को भी मेरा समर्थन ही नहीं है। पीछे एक अभियान चला और उस अभियान में भी हमने जो भी भूमिका हो सकती है वो निभाई और उसको राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए पूरे देश के 600 जिलों में आंदोलन किया। अब मात्र गंगा पर ही नहीं, पूरी भारत माता पर ही संकट है। और इस विकट संकट में जिन लोगों ने डाला है, अब उनका राजनीतिक बहिष्कार होना चाहिए। महात्मा गांधी कहते हैं बहिष्कार एक ऐसा हथियार है जिससे हम बड़ी सी बड़ी विजय हासिल कर सकते हैं। तो एक वोट की चोट से हम लोकतंत्र की खोट दूर कर सकते हैं। मैं वोट देकर के आया, मैंने कई वर्षों तक वोट नहीं दिया था क्योंकि मुझे वोट की कीमत का नहीं पता था। और जब मैं सन्यासी हो गया तो मैंने सोचा सन्यासी का वोट देने से क्या काम। लेकिन मैंने जब इसके ऊपर गहन मंथन किया, चिंतन किया, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आम आदमी को जैसे वोट देना चाहिए, ऐसे एक सन्यासी का भी वोट देना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक एक वोट हमें एक एक बलिदान की बदौलत मिला है। जब देश की रक्षा के लिए हमारे प्रहरी लड़ते लड़ते अपनी जान दे सकते हैं, तो क्या हम देश के भविष्य के लिए अपना वोट नहीं दे सकते? देना चाहिए हमको। जब कोई जन आंदोलन चलता है तो लोग सड़कों पर निकलते हैं, उससे पाप अधर्म अन्याय के खिलाफ हम आक्रोश प्रकट कर सकते हैं, लेकिन परिवर्तन तो वोट से आएगा। और मुझे प्रसन्नता है मणिपुर से, पंजाब और उत्तराखंड से लेकर के अब जो दौर चल रहा है, इसमें करीब 80% औसतन मतदान हुआ है। मुझे उम्मीद है उत्तर प्रदेश में भी 80 से 90% मतदान होगा और यही इस परिवर्तन की आधारशिला तैयार करेगा। और मतदान में उन लोगों को वोट नहीं देना जिनकी नीतियों में और नियत में खोट है। आज इस देश में गरीबी और महंगाई है तो वर्तमान में केंद्र सरकार का नेतृत्व कर रही एक पार्टी की गलत नीतियों और गलत नियत के कारण इस देश में महंगाई है और गरीबी है।
गरीबी और महंगाई एक पार्टी ने इस देश को उपहार के रूप में दी है। ना देश गरीब है और ना इस देश में महंगाई है, उसको गरीबी और महंगाई को षड्यंत्र करके पैदा किया गया। एक तरफ भ्रष्ट राजतंत्र, दूसरी तरफ जटिल शासन तंत्र, तीसरी तरफ कुटिल व्यापार तंत्र और चौथी तरफ विदेशी कंपनियों और विदेशी सरकारों का षड्यंत्र। कहते हैं चौतरफा लूट मची हुई हिंदुस्तान में। आज दुनिया के 204 मुल्कों में हम चौथे नंबर पर हैं, और यदि हमारे देश में से भ्रष्टाचार खत्म हो जाता और लूटा हुआ कालाधन हिंदुस्तान को मिल जाता है तो एक दिन में भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा। भारत पर विदेशी कर्जा तो मात्र 11 लाख करोड़ रुपए का है। यदि हमारा काला धन आ जाता तो हम कर्ज तो चुका ही देंगे, क्योंकि अमेरिका के ऊपर करीब 700 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। माना कि उसकी जीडीपी 700 लाख करोड़ रुपए के आसपास की है। चीन दूसरे नंबर पर, जापान तीसरे और भारत चौथे नंबर पर है। आज हमारा असली मुकाबला चीन से है। उस ड्रैगन से खाली सीमाओं पर खतरा नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था में भी आज करीब 25% चीन घुस चुका है। देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने गिरवी रख दिया है। लोकतंत्र को षड्यंत्र करके लूटतंत्र, भ्रष्टतंत्र बना दिया, बंधक बना दिया है, और संविधान की हत्या कर दी गई। वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, देश की सबसे बड़ी अदालत का यह फैसला 122 लाइसेंसों का रद्द करना इस बात का प्रमाण है, सत्यापित कर दिया है उन्होंने इस बात को कि इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला 1,76 करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम हुआ है। यह मात्र आरोप नहीं रह गया, और मात्र एक 2G स्पेक्ट्रम की बात नहीं, बोफोर्स से लेकर के वर्तमान तक जितने भी घोटाले हुए हैं उसमें एक पार्टी का सबसे ज्यादा मुंह काला है। मैं दूसरी पार्टियों को कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। घर भी की तरह ही हमारा देश होता है। देश में जब कोई बच्चा बहुत बिगड़ैल हो जाता है तो बाप थाने में जाके एक FIR दर्ज कराता है कि आज से इस बच्चे के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हमारे काबू में नहीं रहा, ये जो करेगा उसके लिए खुद जिम्मेदार होगा। बाकी थोड़े बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, उनको समझा लेते हैं। तो इस बगड़ेल बच्चे को तो हमें वोट नहीं देना। बच्चे से अभिप्राय पार्टी से है, कभी आप व्यक्ति पर मत ले लेना। तो उसको वोट क्यों नहीं देना? क्योंकि ये जो लूट हुई इसके लिए करीब 90% वो गुनहगार है, जिम्मेदार है। इलाहाबाद से भी उसका अतीत जुड़ा है। इस प्रयागराज को मैं प्रणाम करता हूं। त्रिवेणी संगम है और हमारी आस्थाओं का बहुत बड़ा केंद्र है। यहां से मैं बस चंद बातें कह करके फिर आपको आमंत्रित करता हूं। आप मुझसे पूछेंगे, वो उत्तर भी दूंगा। और इस संवाद के माध्यम से एक संदेश देने के लिए मैं आज तीर्थराज में आया हूं। इस देश के साथ इतना धोखा किया है, विश्वासघात किया है, देश के ऊपर डाका डाला है। इसका पूरा पता तो तब लगेगा जब सत्ता से इनका पत्ता साफ हो जाएगा, तब पूरा इंसाफ मिलेगा। क्योंकि गद्दाफी के बारे में भी ये नहीं पता था लीबिया के लोगों को कि करीब 10 लाख करोड़ रुपए इसने अकेले नहीं लूट लिए। 1400 टन सोना जमा करके बैठा है। जिस देश की जीडीपी मात्र 4.25 लाख करोड़ रुपए की हो, वह इतनी लूट हो जाए कोई सोच भी नहीं सकता था। गद्दाफी की मानसिकता के बहुत से लोग यहां पर बैठे हैं। अब उनको जूते, थप्पड़ों और पत्थरों की मार से नहीं, वोट के प्रहार से, राजनीति में से उनका बहिष्कार करना पड़ेगा, तब भारतीय राजनीति का पुनर्जन्म होगा। एक पार्टी को छोड़कर के बाकी जो उपलब्ध है, मैं किसी एक का समर्थन करने के लिए नहीं आया हूं। उसमें से जो उपलब्ध है, जो भी 3, 4, 5 पार्टियां, उनमें से जो भी श्रेष्ठ विकल्प हो सकता है वहां से चुनकर के इस परिवर्तन की यात्रा की शुरुआत करें। ये अंतिम मंजिल नहीं है, लेकिन शुरुआत तो होनी चाहिए। मुद्दों के आधार पर हमने सभी राजनीतिक पार्टियों को पत्र लिखा, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके देश को दिलाने के, भ्रष्टाचार को मिटाने के प्रामाणिक कदम उठाने के लिए, और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों पर जब हमने लिखा तो इसमें भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित जितने भी और लोग हैं एक पार्टी को छोड़कर के, उन्होंने सभी ने हमारे इन 3 मुद्दों से जुड़े हुए 7 प्रश्न हमने किए थे उनसे।
उनके ऊपर उन्होंने अपनी पूर्ण सहमति प्रकट की। एक पार्टी को आपत्ति क्यों है? क्या ये विदेशों में जमा संपत्ति उन्हीं की है क्या? ये शंका नहीं पैदा हो रही, ये उनके कुकर्मों से दिख रहा है साफ साफ। कोई CIA के पेरोल पर काम कर रहा, कोई ISI के पेरोल पर काम कर रहा, कोई KGB का एजेंट है, कोई मोजार्ट का यहां पर एजेंट है, तो कोई MNCs का दलाल बन करके हिंदुस्तान की सत्ताओं में दलाली कर रहा है। ये बड़े प्रश्न हैं और ये गंभीर बातें हैं। अब जिन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग करके इस देश की दुर्दशा की, कहते हैं हमको 5 साल उत्तर प्रदेश की सत्ता दे दीजिए, हम इसको स्वर्ग बना देंगे। देश को नर्क बनाने वाले क्या उत्तर प्रदेश को स्वर्ग बना देंगे? ये कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं? केवल इसलिए नहीं कि उनके प्रति कोई हमारे प्रतिशोध की भावना है, हमारा कोई उनसे पुश्तैनी बैर है। आखिर इस देश को एक सही दिशा में ले जाने के लिए जब ही पूरे देश में चिंतन चल रहा है, मंथन चल रहा है और चारों तरफ बुलबुलें उठ रहे हैं क्रांतियों की, अब वो जनाक्रोश यदि सही दिशा नहीं लेगा तो देश में कहीं अराजकता पैदा ना हो जाए। इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देंगे चुनाव के समय लोग, तो 2012 क्रांति की आधारशिला बनेगी और 2013-14 तक पहुंचते पहुंचते एक बहुत बड़ा भवन खड़ा होगा और 2020 तक हम चाहते हैं कि भारत फिर से विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति बने। देखिए, एक का बहिष्कार और बाकी में उपलब्ध में से मैंने कहा जो उत्तम लगे उसको लोग वोट करें। ये मेरा फैसला नहीं, मैंने कहा ये तो देश की सर्वोच्च अदालत ने भी कह दिया कि कदम कदम पर नियम कानूनों की इन्होंने धज्जियां उड़ाई। जोरोलोस की बात कह करके जो देश के ठेकेदार थे, देश को बचाने वाले, वो बेचने लगे। इसलिए उस पार्टी के प्रति मैंने अपना जो पीड़ा थी मेरे मन की वो व्यक्त की, अपने नहीं देशवासियों की। और इसके अलावा मैं पक्षपात नहीं करना चाहता, सन्यासी हूं, इसलिए एक किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं मैंने इतनी सी बात कही है कि परिवर्तन शुरुआत उसकी होनी चाहिए कहीं ना कहीं। देखिए, टीपी सिंह जी से हमारा आंतरिक रिश्ता है और हमने काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे पर आदरणीय गडकरी जी से भी बात की, उन्होंने हमारे मुद्दों पर पूर्ण सहमति व्यक्त की। आदरणीय नेताजी से हमने मुलायम सिंह यादव जी से भी बात की, भाई अखिलेश जी से भी बात की, उन्होंने भी अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की। तो मैंने कहा ना, इस बारे में हमको कोई तो जो है आपने देखा पिछले हमारा आयोजन में भी बहुत से कार्यकर्ता किसी न किसी पृष्ठभूमि के होते ही है, कोई बीजेपी से जुड़ा है, कोई सपा से जुड़ा है, कोई बसपा से जुड़ा है, सभी ने हमारे इस आंदोलन में सहयोग दिया है। तो उसमें टीपी सिंह जी ने अपने, मान लीजिए किसी पार्टी के साथ भी जुड़े हैं तो इनके लिए भी तो राष्ट्र धर्म ऊपर है, तो उनका स्वागत है। भ्रष्टाचार के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार हैं, उसके लिए बस एक ही भेद किया जा सकता है, एक बड़ा गुनाहगार है, एक छोटा गुनाहगार है। तो हमने कहा बड़े वालों से तो घर वाले भी रिश्ता तोड़ लेते हैं, बाकी को समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं, और जब समझाने बुझाने पर नहीं समझेंगे तब आगे तो रास्ता बहुत लंबा है ना परिवर्तन का। काशी विश्वनाथ की नगरी से शुरू करके तीर्थराज प्रयाग से अब आगे बढ़ रहा हूं, अयोध्या जी जाऊंगा और उसके बाद में लखनऊ में लगता है शायद 1 लाख लोग भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उनकी सभा रखी है। फिर बगेरू में भी बड़ी सभा रखी है और मैनपुरी में भी, और बाकी जगह जा करके याद दिलाऊंगा। मैं तो सभाएं तो पहले बहुत कर चुका हूं, करीब 11 करोड़ लोगों की सभाएं की हैं साहब मैंने। तो ये जागरण का कार्य तब तक चलता रहेगा। अभी फरवरी महीना तो हमने उत्तर प्रदेश, क्योंकि मैं इसको भागवत भूमि मानता हूं, जहां भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण, हमारी संस्कृति की जो शिखर आदर्श है वो तीनों इससे जुड़े हैं, इस मिट्टी से। तो यहां से परिवर्तन आगे बढ़ना चाहिए, इसके लिए इस महीने यहां डटा हुआ हूं। फिर तो पूरे राष्ट्र भर में ये जागरण का काम चलेगा और एक बड़े परिवर्तन की भूमिका तैयार होगी। देखिए, परिवार में यदि कोई योग्य बच्चा है तो उसको आना चाहिए। वो इसलिए उसका बहिष्कार कर दें कि वो किसी उसका पिता कोई राजनेता है, मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा। लेकिन राजनीति में ऐसे अयोग्य लोग जिनको
नेतृत्व करना तो बहुत दूर की बात रही, ठीक ठाक बोलना भी नहीं आता। पहले बढ़ा लो, अपना नफा नुकसान गिनने के लिए नहीं आए हम। यहां कोई सत्ता और सिंहासन के युद्ध के लिए नहीं आए। हम तो सत्य सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि भारतीय राजनीति मुद्दों के आधार पर लौटे। मुद्दा तो भ्रष्टाचार बन गया, लेकिन जो है कोई कहता है हाथी खा गया, कोई कहता है हाथ खा गया। ये ऐसे बात नहीं बनेगी। हमने कहा अब ये जो पूरी जो विषाद बीत चुकी है, इसमें अब देश को इंसाफ मिलना चाहिए। बस मैं संकेत में अपनी बात कह रहा हूं, और मैंने किसको वोट दिया ये कहना लोक व्यवहार की दृष्टि से उचित नहीं है, इसलिए इसको मैं नहीं कहूंगा। बहुत अरसे पहले मैं नहीं करता था, अब तो पिछले करीब जब से मुझे लगा कि सब कुछ राजनीति नियंत्रित कर रही है, तो उस राजनीति के ऊपर यदि सत्य का नियंत्रण नहीं रहेगा, कोई अंकुश नहीं रहेगा, तो निरंकुश हो जाएगी। इसलिए जब राजनीति धर्म को, अध्यात्म को, देश को, सब व्यवस्थाओं को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, चिकित्सा को, सब कुछ को नियंत्रित करी, हमारी सेनाओं को, वो राजनीति अनियंत्रित हो गई, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। तो अब तो इस देश को बचाने के लिए एक सन्यासी को अपने योग धर्म के साथ, अपने अध्यात्म धर्म के साथ राष्ट्र धर्म निभाना चाहिए। और इसके लिए जब मैं कूदा हूं तो अब एक बड़े परिवर्तन की ओर, मैंने कहा बुलबुलें उठ रहे हैं, अभी आगे बड़ा परिवर्तन सन्निकट है। एक बड़े परिवर्तन का पूर्व संकेत हम देख सकते हैं। हिंदुस्तान टीम अन्ना जहां जहां कार्यक्रम कर रही है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का उसमें पूरा सहयोग है। ये मैंने पहले भी कहा है। और जो है यदि अन्ना जी का स्वास्थ्य अच्छा हुआ तो हम चाहेंगे किसी एक मंच पर हैं तो और अच्छा, हम तो सदा से साथ में रहे। कोई यहां अन्ना जी को और बाबा जी को जमीन थोड़ी बैठ रही है, और यहाँ कोई राजनीतिक लड़ाई है ही नहीं, ये तो सिद्धांतों की लड़ाई है। और इसमें सभी जितने भी जन आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति और संगठन, कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है, तो यह पूरे राष्ट्र की बात है, तो सबको साथ में। भाई युवराज जी यदि हमसे परामर्श मांगेंगे या चिकित्सा के लिए उनकी इच्छा होगी, तो हम जो हमें ज्ञान है, जो हमारे पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, जो हमने रिसर्च की है योग आयुर्वेद के क्षेत्र में कैंसर के लिए, वो हम उनको जरूर अपनी जो विशेषज्ञता है उससे जो उनकी सेवा कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। हम तो चाहे वो कैंसर का रोग हो रहा या राज रोग हो, सभी बीमारियों के इलाज के लिए भगवान ने हमें धरती पर पैदा किया। पराजय विजय में सबसे बड़ा मनोबल काम करता है, और मनोबल और एकाग्रता बढ़ाने के लिए योग से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए क्रिकेट टीम को मैदान में उतरने से पहले योगाभ्यास करना चाहिए, और क्रिकेट खेलने के बाद में इधर उधर मटरगश्ती न करके थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ओंकार का उद्घोष, ओम, ये सब करेंगे। शुरू तो हुआ, लेकिन पीछे काफी क्रिकेटर्स ने योग किया भी, लेकिन बीच में टूट गया वो रिदम, वो क्रम। मुझे लगता है वापस अब योग की तरफ उनको लौटना चाहिए। इलाहाबाद प्रेस क्लब जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, मैं प्रेस क्लब के अध्यक्ष भाई रतन कुमार दीक्षित जी, भाई देवेंद्र सिंह प्रताप सिंह जी, श्री रमाशंकर जी, भाई राजीव जी, बीपी शुक्ला जी, भाई अखिलेश त्रिपाठी जी, महेंद्र सिंह जी, भाई गिरीश पांडे जी सहित आप सब पत्रकार भाइयों को हृदय से बहुत बहुत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आप सब ने मुझे आमंत्रित किया अपनी बात कहने के लिए। आप सबको मेरा बहुत बहुत साधुवाद।